तो 1 CO2 के लिए जो ATP का खर्चा लगेगा, यदि ATP का यूज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें जो है आप कह सकते हो कि दो पर CO2 के लिए 2 ATP रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा और 1 ATP जो है ना रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ, देखिए ATP का सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होता है, हमें ये पेरिस्पर्मिक सीड है ना, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस पे कई सारे वेरिएशन बना के क्वेश्चन बन जाते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बॉटनी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कि जो भी कॉन्सेप्ट है इनके चांसेस हैं कि वो रिपीटेडली पूछा जाता है और पूछा जाएगा। उनमें हम जो टॉपिक को डिस्कशन करेंगे वो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपके जो 4 मई को जो नीट का पेपर है उसमें आ जाए। तो हम या तो ये ऐसे क्वेश्चन ही हो या इनके वेरिएंट्स वाले क्वेश्चन हो जो कि आपको मैच करेगा। आपके कमिंग जो नीट पेपर है उसके लिए मेरा ऑल द वेरी बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से लिखो और हम लोग इन क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इसमें हमें इनकरेक्टली मैच को ढूंढना है। हमें इनकरेक्टली मैच यानी कि जो गलत है उसे ढूंढना है। क्राइसोफाइट्स जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें डायटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी भी आते हैं, इसीलिए ये जो मैच है ये तो परफेक्ट जा रहा है। ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं इसमें सेल वॉल स्टिफ होते हैं और सेलुलोजिक प्लेट जो है इसमें होता है आउटर सरफेस के ऊपर, तो ये भी जो है करेक्ट है। यदि हम यूग्लिनॉइड की बात करें तो यूग्लिनॉइड भी एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर ही आता है, लेकिन ये जो सी है उसको रेड अपीयरेंस नहीं देता या रेड टाइड नहीं देता है। ये जो रेड टाइड है बेसिकली डाइनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होता है। जो रेड टाइड जो है अपीयर होता है, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और उनकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो रेड अपीयर होने लगता है, उसके टाइड में रेड टिंट आने लगते हैं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। बाकी और देख लेते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में लिखा है कि हैविंग गलेट्स दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सीलिएटेड यदि मैं बोलूँ प्रोटोजोन्स तो बेसिकली ये सीलिया की सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम की बात कर रहा है। तो गलेट जो होता है ना दैट इज ओपनिंग, जिनके थ्रू ये बहुत सारी चीज़ों को, पानी में जो भी चीज़ें हैं उनको ये इनटेक करता है। तो ये बात सही है कि सीलिया में ऐसे गलेट हैं जो आउटसाइड इन्वायरमेंट से ओपन होता है। तो इसमें जो इनकरेक्टली मैच है दैट इज सी। तो ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो है ये टॉपिक है और ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट को आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें से या तो हर एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बन जाए, हर एक कॉन्सेप्ट से कोई एक क्वेश्चन बन जाए, या इस तरह से भी आपको मैच द फॉलोइंग में बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। देखिए बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बैसिडियम। बैसिडियोस्पोर बैसिडियम के अंदर हम लोग बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम लोग देखते हैं। जो बैसिडियोमाइसिटीज होते हैं उसमें जो बैसिडियम होते हैं वो क्लब शेप होता है और उसमें एक्सोजिनसली इस तरह से जो बैसिडियोस्पोर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और जिस पे प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग बैसिडियम कहते हैं। तो देखिए ये तो सही है। एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखा जाता है और इसमें जो है एस्कोमाइसिटीज में देखा जाता है और ये इंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है इनसाइड द एस्कस। एस्कस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 से 8 एस्कोस्पोर्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये ऑब्वियसली चूंकि बैग के अंदर प्रोड्यूस होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। तो ये भी करेक्ट है। डिटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया। देखिए स्टूडेंट, डिटेरोमाइसिटीज एक ऐसा क्लास है फंजाई का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके थ्रू उसमें जो है हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं और ज्यादातर जो देखते हैं बेसिकली वो कॉनिडिया के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वनली लिखा है तो करेक्ट है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि कॉनिडिया, तो इसमें चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये वनली इसमें चला जाएगा। मॉडल्स तो ये भी करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। Models and truffles are edible and are member of Basidiomycetes. नहीं, models and truffles are the member of Ascomycetes. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following
सेगमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। पहला है ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, ये सही है। हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते भी है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल के रूप में ऑस्ट्रिच का एग है। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है और इसके नो डाउट लेंथ की ही बात की गई है एनसीईआरटी में, दैट इज 0.3 म्यू एम इन लेंथ, ये सही है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये सरासर गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए ये तो स्टेटमेंट गलत है। देखिए बाकी देख लेते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ऑब्वियसली ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है। जो यदि हम लोग सेल के शेप की बात करें, उसको किस तरह का काम करना है उसके आधार पे वो सेल का जो शेप होता है वो वैरी करता है और उसके वर्क के आधार पे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो सी जाएगा। Which of the following are not considered as the part of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके वर्क एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं और वो मेम्ब्रेन का भी इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज बेसिकली एक ऑर्गेनेली से निकला हुआ मेम्ब्रेन कैन बिकम द पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनेली। इसमें यदि हम लोग देखें तो नॉट कंसिडर्ड कह रहा है ना, यानी कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलूं तो कौन सा नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ए हो गया, क्लोरोप्लास्ट मतलब कि सी हो गया, एंड पेरोक्सिसोम दैट इज ई। इसका फर्स्ट आंसर जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन से कई तरह के वेरिएंट्स बन सकते हैं। डायरेक्टली आपके को एकदम सिंपल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, या इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं और ये नॉर्मली बार बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस के इवेंट को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो यदि मैं बोलूं कि इसमें कौन सा स्टेप सबसे पहले होगा, मियोसिस की बात है, हालांकि मियोसिस के कौन से स्टेप में कौन सा प्रोसेस होता है इससे भी सवाल बन सकते हैं। लेकिन यदि मैं सीक्वेंसिंग की बात करूं तो ये मल्टीपल क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो लेकिन फिर भी यदि सीक्वेंसिंग की बात करूं तो सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा हो सकता है? देखिए क्रॉसिंग ओवर है, ये पैकेटीन स्टेज में होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा डायकाइनेसिस में होगा। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस ये रियल में लास्ट फेज में ही, लास्ट में ही होगा। और यदि हम लोग देखें सिनेप्सिस जो है सबसे पहले कह सकते हो, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम जो है हम लोग पहले देखते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है सिनेप्सिस वाला केस हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग जो है 1 यानी कि ये वाला देखेंगे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर देखेंगे पैकेटीन में। फिर डाइकाइनेसिस में हम लोग जो है, यदि हम लोग इसमें देखें तो यदि 2 1 और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये है 2 1 4 एंड 3, और यहाँ पे 2 1 3 एंड 4। 3 एंड 4 में ध्यान दीजिएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा है एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस है। तो ये दोनों में कौन सा स्टेप पहले होगा? तो यदि मैं बोलूँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है रियल में आप कह सकते हो कि जो डाइकाइनेसिस है, यदि हम लोग बोले डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में आप कह सकते हो कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस लास्ट में ही होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन हम ऑब्वियसली पी में देखेंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में हो जाएगा? तो टोमेटो में हो जाएगा। पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें, पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है हम मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में देखते हैं। फ्री सेंट्रल जो है डायएंथस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यदि हम लोग फ्री सेंट्रल की बात करें, डायएंथस की बात करें, तो इसके अंदर जो है, अब यदि इस तरह से हम लोग देखें अरेंज करें तो हो जाएगा ए का 3 में हमें ये तो एलिमिनेट हो गया, ए का 3, देन बी का 1, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, देन सी का 4, तो ये हो जाएगा। मैच द साइट
in column 1 with the process in column 2 and choose the correct combination. करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। तो यदि हम लोग ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ग्राना के अंदर जो है दैट इज द लाइट रिएक्शन। देखिए ग्राना में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसमें जो है लाइट रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन यानी कि कैल्विन साइकिल होता है, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल। यदि इस आधार पे यदि हम लोग अरेंज करें तो कौन सा हम लोग देखेंगे, तो यदि हम लोग देखें तो ए का 2, तो ए का 2 में हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना। ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन, बी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में यानी बी का 3 में भी आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है तो सी का 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। For every CO2 molecule entering the Calvin cycle, how many molecule of ATP and NADPH are required? तो यदि एक CO2 के एंट्री की बात करते हैं तो 1 CO2 के लिए जो ATP का खर्चा लगेगा, यदि ATP का यूज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें जो है आप कह सकते हो कि दो पर CO2 के लिए 2 ATP रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा और एक ATP जो है ना रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाएगा। तो इस हिसाब से यदि पर CO2 की बात करें यानी कि एक CO2 आ गया तो इसके लिए आपका 3 ATP का खर्चा लगता है, जिसमें कि आप 2 चले जाते हैं रिडक्शन में और एक हो जाता है रीजेनरेशन में। 3:2 2 जो है पर CO2 के लिए NADPH का यूज हो जाता है, तो इसमें जो आंसर जाएगा 3 ATP एंड 2 NADPH। इससे रिलेटेड बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना जो है ATP का खर्चा, कितना NADPH का खर्चा लग सकता है, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट? देखिए अब यहाँ पे यदि मैं जिब्रेलिक एसिड की बात करूँ तो ये नेचुरली जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, एब्सिसिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, इंडोल एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 2,4-D है ना, इसमें एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, यानी कि ये सिंथेसिस वाले जो है ऑक्सीन है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। जो हार्मोन बॉल्टिंग इन बीट, कैबेज और बहुत सारे प्लांट में, रोजिटे हैबिट वाले प्लांट में बॉल्टिंग इफेक्ट करता है। बॉल्टिंग इफेक्ट का मतलब होता है इंटरनोडल लेंथ का इलोंगेशन। इंटरनोडल लेंथ इलोंगेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ऐसे प्लांट जिसके इंटरनोड बहुत ही कंडेंस्ड है और जिनमें जो मतलब लीफ की बात करें तो लीफ जो है इतने कंडेंस्ड है कि जैसे मानो कि सारे लीफ एक ही जगह से निकले हैं। यदि हम इंटरनोड को इलोंगेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। बॉल्टिंग इफेक्ट बेसिकली हम लोग जिब्रेलिन में पढ़ते हैं, तो ये चीजें भी आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि मैं ग्रीन एल्गी की बात करूं तो ये काढ़ा हो जाएगा, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो लेमिनेरिया, रेड एल्गी की बात करें तो पोरफायरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में हम ऑब्वियसली जो है 4 ऐसे ही एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया। तो ये इस तरह से यदि मैच करते हो आप तो ग्रीन एल्गी का 3 यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो इसमें तो ये जा रहा है B1 एंड C2, ठीक है। देखिए इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी। देखिए स्टेम की बात कर रहा है, प्रोटोजाइलम जो है सेंटर में है। प्रोटोजाइलम के जो साइज होंगे वो छोटे होंगे और जैसे जैसे हम लोग पेरिफेरल पोजीशन पे जाएंगे दैट इज द मेटाजाइलम। मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पे है, प्रोटोजाइलम सेंटर पोजीशन पे है। इस तरह के अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम की इस तरह के अरेंजमेंट को जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो यानी ग्रोथ जो होगा इस तरह से होगा, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एंडार्क। और ये एंडार्क अरेंजमेंट जो है हम लोग स्टेम में देखते हैं, प्राइमरी स्टेम के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ। देखिए एटीपी का सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होता है, हमें ये देखना है। तो यदि मैं बोलूँ 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है और वहां से जो कन्वर्शन हुआ है सिर्फ एक फॉस्फेट जो कि 3rd नंबर कार्बन ऑफ ग्लिसरिक एसिड में लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हुआ और वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए यहाँ पे ना एक और फॉस्फेट यूज हुआ है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। यहाँ पे एटीपी जनरेशन नहीं होगा, जबकि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे जो है ना हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ए और सी ये दो ऐसे हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन पढ़ते होगे उस तरह से। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि यदि एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो कितने जगह पे कितने एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, कितने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बनेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारे जगहों से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नीट में। नाउ कह रहा है कि यदि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज द बेस सीक्वेंस इतना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए पोलैरिटी की बात नहीं की गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि मैं बोलूं कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में जो बेस सीक्वेंस है ATTGCAT, तो दूसरे में क्या होगा, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि एडेनिन है तो दूसरे में थाइमिन और गुआनिन है तो साइटोसिन। बस ये ध्यान देना है, और ये वाइस वर्सा है, मतलब जस्ट अपोजिट के लिए भी सेम जा रहा है। तो यानी कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे यहाँ पे T हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर C, फिर G, फिर T और A। तो इसका आंसर हो जाएगा ATAACGTA। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो हमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। देखिए जब आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर वगैरह देखते होगे तो ये तो याद करने वाले ही टॉपिक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वन जो सिंथेसाइज करता है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर 28S, 18S एंड 5.8S ये तीनों ही सिंथेसाइज करेगा। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है tRNA, sRNA एंड snRNA ये भी सही है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ mRNA या hnRNA बेसिकली है। तो लेकिन इसको नहीं लिखना था क्योंकि ये बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो hnRNA बनाता है जो कि ऑन प्रोसेसिंग mRNA है। तो प्रोसेसिंग के बाद mRNA का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो गलत है पेयरिंग वो हो जाएगा C, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम एक ट्राइजोमी का केस है। ट्राइजोमी का केस है जिसमें कि 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है, जनरली जितने भी क्रोमोजोम है सारे क्रोमोजोम को पेयर में होना चाहिए, फर्स्ट का भी पेयर में होना चाहिए, ऐसा करते करते 21 का भी पेयर में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो 21 नंबर का क्रोमोजोम है उसका जो नंबर है 1, 2 एंड 3 में होता है, ट्राइजोमी कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे लिखा है दैट इज ट्राइजोमी ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 21। ये तो सही है, मोनोजोमी नहीं है। मोनोजोमी का मतलब है कि पेयर की जगह पे सिंगल क्रोमोजोम होना, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोजोम प्रेजेंट है। तो और 3x क्रोमोजोम नहीं, इसमें 3x क्रोमोजोम नहीं होगा क्योंकि ये जो कंडीशन हो जाएगा फिर वो सेक्स क्रोमोजोम का ट्राइजोमी का केस हो जाएगा। पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन द सीड ऑफ। अब यहाँ पे पेरिस्पर्म क्या है, देखिए एनसीईआरटी ने साफ लिखा है रेमिनेंट फॉर्म में जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। और पेरिस्पर्म कहाँ पे कौन से बीज में प्रेजेंट होता है, तो जैसे ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, इन सभी में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज ए, ब्लैक पेपर और बीट। विच ऑफ द फॉलोइंग। और हाँ, ये जो पेरिस्पर्मिक सीड है ना ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस पे कई सारे वेरिएशन बना के क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेरिस्पर्मिक सीड, या पेरिस्पर्म मतलब क्या है, इस तरह से। एनसीईआरटी में जो लिखा है ना रेजिड्यूअल, परसिस्टेंट, न्यूक्लियस, ये सारे टर्म आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है, पहले तो यही मार्क कर लेना चाहिए हमें। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, सही एनसीईआरटी का पॉइंट है। कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए, तभी अट्रैक्ट होकर के जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो भी आएंगे और फिर पॉलिनेशन भी कराएंगे। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कलरफुल नहीं होते हैं। ऑब्वियसली यदि विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो विंड यदि एक पॉलिनेटिंग एजेंट है तो उसको कलर से कोई मतलब नहीं होगा और ना ही नेक्टर से, तो ये भी सही है। वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर से अगेन एबायोटिक एजेंट है पॉलिनेटर्स, तो उसको कलर से नेक्टर से कोई मतलब नहीं है।
तो देखते हैं क्या लिखते हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी सही है। लेमर, rodent, gecko lizard and garden lizard are not pollinated, ये सरासर रॉन्ग है, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं। मास ऑफ द लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम, देखिए ट्रॉफिक लेवल, किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे लिविंग मैटर का क्या बायोमास होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बेटा हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, ये स्टैंडिंग क्रॉप्स किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप लिखा है तो सिर्फ प्लांट ही, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो भी आप कह सकते हो कि मतलब प्लांट हो, यदि हम लोग प्रोड्यूसर लेवल पे देखें तो प्लांट का, या यदि कंज्यूमर लेवल पे देखें तो हम लोग एनिमल का भी मास को जो है यहाँ पे देखते हैं। इसका आंसर जो होगा दैट इज ए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे तरह तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इविल क्वार्टेट रिफर फॉर, देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस के मतलब 4 ऐसे रीजन है जो कि मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें कि सबसे जो जरूरी, सबसे अधिक जिसका असर होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस में, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा और भी है, जैसे कह सकते हो एलियन स्पीसीज जो है इन्वेशन हो गया, या को एक्सटिंक्शन हो गया, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ये कुछ 4 ऐसे कारण हैं जो मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का है। तो ये 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, याद रखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन, ये 4 ऐसे मेजर कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जिसमें कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो भी टॉपिक हमने देखा है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को टच करते हैं जो आपको बहुत हद तक उन सारे कॉन्सेप्ट पे लिंक करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरा बहुत ही मेरा जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि विशेष है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए, नीट अच्छे से दीजिए, और जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए, उसके कई तरह के वेरिएंट्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।